सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में पढ़ेंगे मुगल वंश का इतिहास। मुगल वंश के इतिहास में हमने पिछली क्लास, ये जो आपका होने वाला है पार्ट, आपका मुगल काल का पार्ट 4, पार्ट 2 होगा। और नहीं दोस्तों, पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में। आज हम अकबर पढ़ेंगे, ओनली अकबर, अकबर महान के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज अकबर के संपूर्ण इतिहास को पढ़ने का प्रयास करेंगे आज इस क्लास में, जिसमें हम आज जानेंगे अकबर के जो उत्तर भारत में जीते गए क्षेत्र, दक्षिण भारत, मध्य भारत और भी प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे अकबर के। और जितनी भी इसने युद्ध किए, क्या इसकी कार्य क्षेत्र है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में चीजें पूछी जाती हैं, वो सारी चीजें आज की इस क्लास में हम समझने वाले। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा। पूरा हम टोटल पूरा अकबर काल जो है, पूरा अकबर काल कंप्लीट करेंगे। अकबर काल, अकबर काल टोटल कंप्लीट करेंगे। 9 रत्नों के बारे में जानेंगे, जो 9 रत्न रहते थे, ठीक है अकबर काल। अकबर काल में तो उन सभी, तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पे लेके बैठ जाइए। जो भी चीजें हम आपको यहाँ पर लिखवाते जाएंगे, टिक करवाते जाएंगे, आपको साथ में कंप्लीट करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं अकबर। अकबर, अकबर का जो शासन माना जाता है हुमायूं के बाद, ठीक है। तो 1556 से 1605 में मुगल वंश जो ये होते हैं, तो अकबर जो है 1556 से 1605 में शासन करते हैं। मुगल वंश के तीसरे शासक थे। अकबर ने मात्र 13 वर्ष की आयु में अपने पिता हुमायूं का स्थान लिया और मुगल साम्राज्य के विस्तार में योगदान। मात्र ये 13 वर्ष के थे। अकबर का असली नाम जो था, अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद। अकबर का असली नाम अगर पूछ लिया जाए तो क्या नाम था? अबू अबुल फतेह जलालुद्दीन महमूद था। और अकबर मुगल वंश के तीसरे शासक। उनका जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। कहाँ? उमरकोट में हुआ था, जो कि आज के समय में भारत का ये राजस्थान वाला क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ये पंजाब, पंजाब के क्षेत्र में उमरकोट में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। पंजाब के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में है। अकबर अकबर बाबर के पोते और हुमायूं के हमीदा बानो बेगम के पुत्र थे। क्वेश्चन पूछा जाए कि माता का क्या नाम था, जिनकी माता का नाम था हमीदा बानो, बानो नाम, ठीक है, बेगम के पुत्र थे। अकबर ने 1556 में अपने पिता हुमायूं का स्थान लिया और बैरम खां इनके जो थे, वो क्या थे? 13 वर्षीय अकबर सिंहासन पर बैठे। बैरम खां इनके संरक्षक थे। क्या थे? संरक्षक। बैरम बैरम खां संरक्षक थे और 13 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर इन्होंने शहनशाह अपने आप को घोषित किया था। शहनशाह किसने घोषित किया? तो क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता कि किस शासक या अकबर ने क्या कब अपने को शहनशाह घोषित किया? तो 13 वर्ष की अवस्था में 1556 में जब बैठे, ठीक है। तो ये तो रही संपूर्ण जो अकबर के बारे में। अब आइए समझते हैं कि अकबर ने सैन्य प्रशासन कैसे रहे और अकबर के सैन्य प्रशासन कैसे रहे और कैसे उन्होंने सैन्य प्रशासन से अपनी विजय प्राप्त की। तो पहले हम उत्तर भारत के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो उत्तर भारत में ये जो नॉर्थ नॉर्थ इंडिया के बारे में, उत्तर भारत में अकबर ने 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू को हराकर अपना सिंहासन सुरक्षित किया। दिल्ली और आगरा में अपनी शक्ति को मजबूत किया। कि आपको पता है, तो अगर पूरे इंडिया में राज करना था तो दिल्ली और आगरा एक ऐसे क्षेत्र थे जहां पर इनको राज करना आसान था। तो इन्होंने पानीपत का द्वितीय युद्ध याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो जो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है वो 1556 में होता है और किसके संरक्षक में होता है? तो ये बैरम खां के संरक्षक में होता है। बैरम खां, बैरम खां क्या थे? संरक्षक थे। हालांकि ये युद्ध लड़ने नहीं गए, इनके बस सैनिक युद्ध लड़ने का, पानीपत का द्वितीय युद्ध जीत लिया। वहीं अगर बात करो अफगानों द्वारा शासित जौनपुर, तो खान जमान जमान के नेतृत्व में ग्वालियर और जौनपुर के पहले अभियान में
1559 से 60 के दौरान मुगल साम्राज्य में मिला लिया जौनपुर वाले है ना। आइए अब समझते हैं। अकबर द्वारा अपना पहला अभियान जो है 1559 में भेजे जाने पर राम शाह तोमर ने ग्वालियर किले को आत्मसमर्पित कर दिया और अकबर ने 1661 में सारंगपुर के युद्ध में बाज बहादुर को हराकर मालवा पर विजय प्राप्त की। रानी दुर्गावती द्वारा शासित गढ़ कंडगा या गोंडवाना को 1564 में जीत लिया गया। अकबर ने खान उजेब के नेतृत्व में हुए उजबेक विद्रोह को भी दबा दिया और बैरम खान को पद से हटाए जाने के बाद शुरू हुए कुलीन वर्ग को के साथ संघर्ष में भी समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये मध्य भारत के क्षेत्र की बात रही है। ठीक है, ये तो आपका वर्तमान इंडिया के, ये भी इंडिया मैप है। ठीक है, वर्तमान इंडिया का मैप है। पहले कुछ अलग था, अभी मैं दिखाता हूँ किस तरह का था। ये यहाँ पे आपको लगा, ये ग्वालियर, ये है मालवा और ग्वालियर के क्षेत्र में। तो मालवा और ग्वालियर के क्षेत्र को भी मिला लिया जाता है। पश्चिमी भारत में चलाए गए अभियान मुख्य रूप से राजपूतों पर रहे, क्योंकि पश्चिमी भारत में सबसे ज्यादा इस क्षेत्र पर कौन शासन करते थे? राजपूत शासन करते थे। ठीक है, तो अपने अधीन करने और गुजरात गुजरात में लाभदायक व्यापार को मार्गों, क्योंकि गुजरात एक ऐसा क्षेत्र था जो कि समुद्र के से घिरा हुआ था और यहाँ से ट्रेड करना, विदेशी ट्रेड करना बहुत आसान था। ठीक है, इसलिए अकबर चाहते थे कि अगर हम दिल्ली से यहाँ पे भी अपना क्या कर लें, राजस्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हमको इनकम आती रहेगी। तो वो चाहने लगे कि हम गुजरात की तरफ भी बढ़ें। तो गुजरात में लाभदायक जो इनका व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित करने का उद्देश्य था, तो राजपूतों पर भी अटैक करते हैं। राजपूताना पर विजय राजपूताना में अकबर के सैन्य अभियानों के परिणाम स्वरूप 1567 में चित्तौड़ पे घेराबंदी कर देते हैं। तो चित्तौड़ क्षेत्र था, वहां पे घेराबंदी करके 1568 में अकबर रणथंभौर किले को कब्जा कर लेते हैं। रणथंभौर रणथंभौर चित्तौड़ के जो महाराजा थे, महाराणा प्रताप से युद्ध होता है और महाराणा प्रताप छोड़कर अधिकांश राजपूतों राज्यों में मुगल कालीन वर्ग का साथ दिया और अकबर के विस्तार का समर्थन किया। किसने? महाराणा प्रताप ने। वह गुजरात की जो विजय हुई, अकबर ने 1573 में गुजरात को अपने राज्य में मिला लिया और जो कि समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। मैंने बताया कि जो गुजरात था वो अकबर के दिल्ली क्षेत्र के लिए, आगरा क्षेत्र में वहां से ट्रेड करना बहुत आसान था। ठीक है, तो ट्रेड करने के लिए उनको पता था कि गुजरात एक पोर्ट भी यहाँ पे सही सलामत थे, तो विदेशी व्यापार भी संभव हो पाते थे। ठीक है, तब 1500 इसी समय आता है, अभी हम पढ़ेंगे 1498 वाला, तो एंशियंट मॉडर्न में पढ़ेंगे। ठीक है ना। पूर्वी भारत में पूर्वी भारत में जो है अकबर ने दाऊ खान को करानी को पराजित किया। पूर्वी भारत पूर्वी भारत में कौन था? पूर्वी भारत में दाऊद दाऊद खान करानी को पराजित करने वाले और बंगाल को मुगल नियंत्रण में लाने के बाद 1576 में बंगाल पर कब्जा कर लेते हैं। और 1576 में जैसे ही बंगाल पे कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, तो अकबर ने बंगाल बिहार के फैले व्यापक विद्रोह को दबा दिया और जो अफगान अफगान जो द्वारा और उनके कठोर जागीर सुधारों के कारण उनको भड़के थे। मतलब जब अकबर ने यहाँ पे अटैक करके इसको कब्जा लिया, तो कब्जा करने के बाद कहाँ बिहार के जितने भी विद्रोह थे उनको दबाने का प्रयास किया। और वहीं उत्तर पश्चिम भारत की बात करूं तो अकबर का उद्देश्य जो था कि उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में विद्रोहों को दबाना और नए क्षेत्र पर विजय प्राप्त करना चाहा। लेकिन अगर वो उत्तर पश्चिम भारत में विद्रोह दबा लेते तो नए क्षेत्र पर विजय प्राप्त करना तो चाहिए था, क्योंकि विद्रोही हमेशा राजस्थान और इस क्षेत्र के लोगों पर जो राजा थे वो भी चाहते थे कि हम अपना कब्जा कर लें। तो अकबर थोड़ा उस समय महान अकबर की महानता क्या थी कि बुद्धिमानी से काम करते थे। रोशनाई विद्रोह का दमन भी अकबर ने किया 1585 में, सॉरी, रोशनाई विद्रोह को पराजित किया उन्होंने। विद्रोह करके काबुल और हिंदुस्तान मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। जो काबुल और हिंदुस्तान के मार्ग थे वहां पर उन्होंने रोक लगा दी थी। कश्मीर पर जो विजय हुआ ये भी इम्पोर्टेंस है। 1586 में अकबर ने कश्मीर के राजा यूसुफ खान को पराजित किया और उस क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया। यूसुफ खान उस समय जो थे
वो कहाँ पे? कश्मीर पर शासन कर रहे थे यूसुफ खान, ठीक है? यूसुफ खान को भी यहाँ से क्या कर देते, पराजित करके राज्यों में मिला लेते। अब यहाँ पर इनका पूरा इस क्षेत्र में क्या शासन हो गया था। आगे बढ़े और दक्कन और दक्षिण भारत के में अकबर ने 1590 में अहमदनगर और बीजापुर और गोलकुंडा, अहमदनगर और बेरार, बीजापुर और गोलकुंडा पर को अधीन करने के लिए दक्कन में नीति शुरू की थी। तो 1595 मुगल सेना ने अहमदनगर को घेर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक संधि हुई जिसमें चांद बीबी ने बरार को सौंप दिया। चांद अहमदनगर की रानी कौन थी? चांद बीबी थी उस समय, ठीक है? कौन? चांद बीबी। और चांद बीबी जो है बीर बरार, जो बरार होता है, ठीक है, तो बरार को सौंप देती है। और वहीं 1600 तक अकबर ने अहमदनगर और बरार, बहरानपुर, आसीरगढ़ और बरार पर कब्जा कर लिया। इसके बाद गोलकुंडा, बीदर पे भी कब्जा कर लिया धीरे धीरे, ठीक है? तो अहमदनगर को बचाने के लिए चांद बीबी ने क्या किया? समर्थन किया कि भाई चलो आप बरार ले लो, तो दे देती है। आइए, तो जो सैन्य मतलब जो इसकी क्या थी, जितने भी इसने प्रशासनिक युद्ध किए, जो जो भी आपके अपने राज्य विस्तार किए, ये सारे इंपॉर्टेंस थे। बस आप उनको बस पढ़ते जाइए मेरे साथ और सन याद रखिएगा, ठीक है? मुगल काल में जब 1595 में अहमदनगर को घेरा, वहाँ की रानी क्या होती? चांद बीबी थी। और 1600 में अकबर ने अहमदनगर, बोरान और असीरगढ़ और बारात को भी कब्जे में कर लेते हैं, ठीक है? संधि हो जाती है। आइए अब समझते हैं अकबर की मिलिट्री इनोवेशंस कैसे रहे, कैसे अपने सेना को संगठित करते थे, क्या कारण थे कि सेना को संगठित संरक्षित करते थे और कैसे सभी युद्धों को जीतते थे। सारी चीजें पढ़ते हैं। अकबर ने विभिन्न सैन्य नवाचारों को लागू करके मुगल को सेना को मजबूत किया। इनमें से केंद्रीकृत कमान प्रणाली का कार्यान्वयन, नए हथियार और राजनीतिक शामिल किए। जैसे कि व्यवसायीकरण में अकबर ने मुगलों, अफगानों, राजपूतों और ईरानियों सहित विभिन्न जाति समूह से मिलकर एक पेशेवर सेना के गठन पर ध्यान केंद्रित किया। मतलब व्यवसायीकरण से राजपूतों और ईसाइयों सहित कई जातियों के जो समूह थे, उनको मिलाकर के अपनी सेना बनाई। और माचिस वाली बंदूकों का उपयोग अकबर ने किया। अकबर ने माचिस वाली बंदूक का प्रचलन शुरू किया, इसमें सुधार देखे। मतलब इनमें माचिस के जो रेड फास्फोरस डाले जाते थे और इसमें जैसे कि आज के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि बीच से तमंचा ऐसे आता है, मैंने अभी यूज किया दिवाली में, उसमें खंचा डालो, फायर करो तो आवाज होती है, ठीक है? तो माचिस के खंचों का यूज करके। और तोपे तोपे तो वो तो बाबर से ही चला रहे, तो अकबर ने युद्ध में तोपों के उपयोग को प्रोत्साहन दिया, क्योंकि बाबर अगर भारत में इब्राहिम लोदी को हरा पाया तो कारण यही था कि तोप का गोला दूर से ही अटैक कर सकता था। तो ये नीतियां रही। मनसबदारी प्रणाली क्या है? तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मनसबदारी प्रणाली क्या है या किस शासक ने लागू की? तो ये अकबर के शासनकाल में मनसबदारी इसे एक बड़ी और सुसज्जित सेना को बनाए रखने के लिए लागू किया गया। मनसबदारी व्यवस्था, जिसमें सेना को संगठित करना और सेना को हमेशा युद्ध के लिए प्रोत्साहन। आइए अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन समझते हैं। तो ये सैन्य संगठन समझ में आया आप लोगों को, मिलिट्री इनोवेशन समझ में आया, ये सारी चीजें इनकी रही। तो आपको बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है? अगर मिलिट्री से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मनसबदारी हो गया, माचिस की बंदूकें हो गई और व्यावसायीकरण हो गया, तो इन सभी चीजों पर आपको ध्यान देना है, ठीक है? अकबर एडमिनिस्ट्रेशन समझते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की प्रशासनिक प्रशासनिक काल कैसा रहा, प्रशासनिक में एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या इसने बदलाव किए, क्या क्या चीजें। तो आइए अकबर का प्रशासन समझते हैं। अकबर के प्रशासनिक सुधार एक सुदृढ़ और कुशल शासन संरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण थे। उनकी नीतियों ने मुगल साम्राज्य की दीर्घकालिक स्थिरता और सफलता की नींव रखी। जो प्रशासनिक कार्य हमने जब पढ़ा था शेरशाह सूरी के बारे में, इन्होंने शेरशाह सूरी से भी काफी इंस्पायर है। तो शेरशाह सूरी से भी क्या करते हैं, कुछ चीजें अपने राज्य में लगाने का प्रयास करते हैं। तो राजनीतिक संरचना के आधार पर केंद्रीय प्रशासन समूह संपूर्ण संरचना को केंद्र का संप्रभु था और महत्वपूर्ण पदाधिकारियों में वजीर, दीवान, आय और व्यय नियंत्रक और उसमें से मीर बख्शी सेना प्रमुख और मीर समन शाही परिवार के प्रभारी थे और सदर उस मध्य धर्मार्थ और धार्मिक बंदोबस्त के प्रभारी थे। वहीं काजी उल जुजात
न्यायपालिका प्रमुख थे और वाकया नवीस समाचार और रिपोर्टक लेखक थे। इनमें जो जिनको मैंने ऐसे टिक किया ऐसे ये मतलब उनके प्रमुख थे। और प्रांतीय प्रशासन में अकबर ने साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों या सूबों में विभाजित किया और व्यवस्थित रूप से संगठित किया। अकबर की मृत्यु के समय इनकी संख्या जो थी वो 15 थी, लेकिन महत्वपूर्ण पदाधिकारियों में सिपाहीसील वार सलार कारोबारी थे और दीवान राजस्व विभाग में देखते थे। बख्शी सैन्य विभाग का प्रभारी था और न्यायिक विभाग कौन था? सदर। न्यायिक विभाग प्रशासन था। तो ये इनके कुछ प्रशासक रहे हैं, जहाँ पे केंद्रीय और प्रांतीय। वहीं स्थानीय प्रशासन में क्या रहा, तो मुगल साम्राज्य को सूबे या प्रांतों में विभाजित विभाजित किया गया था। इसमें आगे चलकर यही सरकारें परगनाओं और गांवों में विभाजित होना शुरू हो गए और हुआ भी। सरकार के अंतर्गत जो फौजदारी प्रशासनिक प्रमुख आते थे और अमल गुजार जो है राजस्व एवं संग्रहित अधिकारी थे और कोतवाल जो थे वो कानून व्यवस्था अधिकारी थे। जैसे पदाधिकारी तना में जो थे सिकदार थे, प्रशासनिक प्रमुख अमीन और कानूनगो, ये राजस्व अधिकारी जैसे कि पदाधिकारी थे। गांव में मुकद्दम मुखिया जो था, पटवारी जिसे लेखाकार कहा थे, वो चौकीदार थे और चौकीदार जैसे पदाधिकारी होते थे। तो ये मतलब गांव को मतलब एक संगठित और एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। अकबर की जो राजस्व में भूमि की प्रशासनिक नीति रही है, तो अकबर ने वित्त मंत्री टोडरमल, अगर क्वेश्चन पूछे टोडरमल अकबर के, अभी हम नवरत्नों के बारे में पढ़ेंगे। टोडरमल वित्त मंत्री थे जिसमें भू राजस्व संग्रह दो नई प्रणालियों में शुरू की गई। इनका नाम जप्ती प्रणाली और दहसाला प्रणाली था। दो तरह की प्रणाली अकबर ने बनाई थी वित्त मंत्री के तहत, जप्ती प्रणाली और दहसाला प्रणाली। जप्ती प्रणाली में क्या होता है कि अकबर के शासनकाल में जो दौरान लाई गई जो जब्त की गई प्रणाली में भूमि की माप और प्रत्येक फसल के निचले नकद जो राजस्व से वो दस्तर की आवश्यकता होती और सभी संग्रह नगद में लिया जाता था। ये जब्त प्रणाली। और दहसाला प्रणाली यह एक राजस्व संग्रह प्रणाली थी जिसने भूमि मापन विधि को रस्सियों से बदलकर लोहे के छल्लों से जुड़े बांसों की तरह ऐसा लोहे के छल्ले जोड़ जोड़ के, ठीक है, टुकड़ों पर आधारित किया, जिसे बांस जारिद प्रणाली कहा जाता था। ठीक है, बांस जारिद प्रणाली कहा जाता। और सरकार 10 वर्षों की फसल औसत के आधार पर राजस्व एकत्र करती थी। इसी प्रणाली ने भूमि के 4 श्रेणियों में विभाजित किया हो। ठीक है, पहली श्रेणी है पोलाज, यह भूमि जिस पर वार्षिक रूप से खेती की जाती थी, ये उस लिए होती थी। परौती, परौती जो है वह भूमि जिसमें 1 से 2 वर्ष की छोटी अवधि के लिए परती छोड़ा दिया जाता था, उसे परौती क्षेत्र की कहा गया। चाचर भूमि थी, वह भूमि जिसमें 3 से 4 वर्षों तक परती छोड़ दिया गया। और बंजर भूमि तो 5 वर्ष से उसमें से अधिक खेती न होने की गई। तो ये जो भूमियां हैं कभी क्वेश्चन में पूछ दी जाती हैं कि चाचर भूमि की विशेषता क्या है, बंजर भूमि कितने वर्ष तक, तो सिर्फ वर्ष पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखिए। जागीरदारी प्रणाली अकबर की कैसी रही, तो अकबर के शासन काल में जो राज्य को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहला था खालिसा और जागीर। खालिसा से प्राप्त राजस्व शाही खजानों में जाता था और जबकि जागीर से प्राप्त राजस्व को उनकी पदवी के आधार पर जागीरदारों को वेतन के बदले आवंटित किया जाता था। जागीरदार राजस्व संग्रह व्यवस्था बनाए रखने और भूमि संबंधन के लिए जिम्मेदार। इस संरचना ने उत्पादकता को अधिकतम करने और पूरे साम्राज्य में कुशल प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए भूमि के निचले पुनर्वितरण को संभव किया जाता था और बनाया। न्यायिक सुधार क्या किए, तो अकबर ने गैर मुसलमानों के लिए जो भेदभाव था, तो उसको कानून को एक समाप्त किया। उस कानून का नाम था कौन कौन सा कानून, जिसे हम क्या कहते हैं, हिंदू दिया गया और एकल कानून प्रणाली की स्थापना, जिसमें कि सभी के लिए इस्लाम हो और हिंदू धर्म दोनों के कानून को शामिल किया गया। ठीक है, जजिया 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 कर जो था, जजिया जजिया को समाप्त किया गया और न्यायालय में समानता। और अकबर ने हिंदू न्यायालय प्रणाली को मुस्लिम कानूनों के साथ आधिकारिक दर्जा दिया और अकबर ने सर्वधर्म समरूप कानूनों को बढ़ावा दिया। समझ में आई बात। और अपने राज्य में राजपूतों और भी हिंदुओं को भी अपने प्रशासन में जोड़ा, इसलिए अकबर को महान कहा जाता था। देख रहे हो दोस्तों, अकबर जो था अमुस्लिम, लेकिन प्रशासन अपना सभी धर्मों के नागरिकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने और मुस्लिम और हिंदू नागरिकों के लिए सर्वधर्म समरूप कानूनों के उपयोग को अधिकतम
करने के लिए कानूनों में सुधार किया। तो ये न्यायिक किसकी समानता रही, इसलिए इसे महान कहा जाता है। मजहर का जो मुद्दा था वो 1589 में 79 में सॉरी उन्होंने एक फरमान जारी कर स्वयं को धार्मिक मामलों पर सर्वोच्च अधिकारी घोषित किया और सभी धर्मों के विद्वानों के बीच संवाद प्रोत्साहित किया। जो भी धर्म होते थे और सभी धर्म के जो लोग थे उन पे विद्वानों के बीच संवाद हमेशा करवाते रहे। तो अकबर जो है अभी कई सारे धार्मिक ग्रंथों को भी कन्वर्ट करते हैं फारसी में और भी सारी चीजों में, ठीक है। तो ये सारी चीजें उनकी इंपॉर्टेंस है। अकबर राजपूत नीति जो थी, अकबर ने कूटनीति और संगठन बनाकर राजपूतों के संपर्क में सीधा रखा साधा और राजपूतों की राजकुमारी हरखा बाई से विवाह किया। अकबर ने एक हिंदू राजपूत महिला से विवाह भी किया जिसका नाम हरखा बाई था। उनकी वफादारी के बदले में उन्होंने उन्हें अपने दरबार में महत्वपूर्ण पद दिए और उन्हें अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की अनुमति दी। ऐसा नहीं था कि आप पवित्र मतलब कि बंधन में बंधे रहो, तो स्वतंत्रता थी। वैवाहिक गठबंधन अकबर ने राजपूत राज्यों के साथ संगठन बनाने के लिए वैवाहिक राजनयिक संबंध भी स्थापित किए। अकबर हिंदुओं से भी जुड़ के रहते थे और मुस्लिमों से तो थे ही। उच्च पद में मनसबदारी प्रणाली में राजपूत सरदारों को उच्च पद दिए जिससे कि इनका न्यायिक प्रशासन बना रहे और जो राजपूत है राजपूत इनके खिलाफ ना हो, इसलिए इन्होंने इन्होंने क्या किया, अपने राज्य में राजपूतों को भी शासन हस्तक्षेप करने को मंजूरी दी। हस्तक्षेप न करने की नीति जो थी, अकबर ने राजपूतों को अपने उनके आंतरिक मामलों पर संप्रभुता दी और उन्हें अपने क्षेत्र में अपने पास रखने की अनुमति दी। तो इन्होंने गुजरात वाले क्षेत्र पे क्या किया था, कब्जा कर लिया था। तो गुजरात वाले क्षेत्र को क्या किया, उन्होंने कहा कि तुम ही ले रहो लेकिन प्रशासन तुम्ही को चलाना है, कर हमको लेकिन देते रहना है, ठीक है। ये व्यवस्था है और उनकी उनकी पुत्री से शादी कर ही ली थी अकबर ने। धार्मिक नीतियां क्या रही, तो अकबर धार्मिक सहिष्णुता की नीति और विभिन्न समुदायों के बीच भेदभाव को बढ़ावा देने के प्रयास के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने धर्म और राज्य को अलग अलग इकाइयों बनाए जिसमें सभी धर्मों के लोगों को सरकारी पदों पर आसीन होने की अनुमति मिली। धार्मिक सहिष्णुता अकबर ने 1564 में गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया का, जो मैंने बताया जजिया का, को प्रति व्यक्ति समाप्त कर दिया और उन्होंने युद्ध बंदियों को जबरन इस्लाम में परिवर्तन करने की प्रथा को समाप्त कर दिया। मतलब कि आप धार्मिक मामले में कोई दखलंदाजी नहीं देगी। सुलह कुल अकबर ने सुलह कुल देश का राजनीतिक और आध्यात्मिक एकीकरण को बढ़ावा दिया जैसे सार्वभौमिक सहिष्णुता की नीति थी। वहीं इबादत खाना में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना पूजा स्थल की स्थापना की और जहाँ के विभिन्न धर्मों के विद्वानों की चर्चा करते रहते थे। दीवान ए इलाही, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि सुलह ए कुल अकबर ने किस काल के लिए, मतलब किस कारण इबादत खाना किस लिए, और दीवान ए इलाही जो था वो 1582 में दीवान ए इलाही ईश्वर आस्था नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। इसमें इस्लाम, हिंदू धर्म और अन्य धर्मों के पहलुओं को मिलाया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए। आप लोग जो है जैसे इस तरह लिखिएगा, जैसे आप लिखेंगे जैसे दीन ए इलाही, तो दीन ए इलाही ये कब हुआ, तो ये 1582 में। और किस लिए, मतलब कि ईश्वरीय आस्था के लिए बनाए गए। इसमें हिंदू भी थे, मतलब हिंदू भी थे और मुस्लिमों के लिए भी सारी चीजें की, तो मतलब आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो अकबर कला और साहित्य, आइए आर्किटेक्चर समझते हैं और कला समझते हैं। साहित्यिक में अकबर का दरबार जो अपनी समृद्धि और विद्वानों के संगीतकारों और कलाकारों को दिए जाने वाले व्यापक समर्थन के लिए प्रसिद्ध था। कुछ प्रमुख बौद्ध योगदान इस प्रकार है कि अबुल फजल द्वारा रचित एन ए अकबरी फौजी द्वारा जो लिखा गया वो अकबरनामा एक पुस्तक लिखी जाती है जिसके अबुल फजल ने। पुस्तकालय अकबर ने अपनी पांडुलिपियों को संग्रहित करने के लिए एक किताब खाना बनवाया था। और अनुवाद इन्होंने किस किस चीजों का करवाया, तो 1574 में फतेहपुर सीकरी सॉरी आज तो बैटरी डाउन हो गई, कितनी पीपीटी बची हैं अभी और थोड़ी बची हैं। तो मकदब
खाना अनुवाद करने की ग्रह स्थापना की और उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का अनुवाद करवाया जिनमें से शामिल है महाभारत। महाभारत को फारसी में अनुवाद जिसे रमजनामा युद्ध की पुस्तक के नाम से जाना जाता है और 1882 से 84 में शुरू हुआ। यह अनुवाद 1589 में उस्ताद कलाकार दसवंत की देख रेख में किया गया और योग वशिष्ठ से महा महारामायण रामायण के नाम से भी जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण हिंदू दार्शनिक ग्रंथ जिसमें फारसी अनुवाद में अकबर ने मीर बख्शी निजामुद्दीन पानीपति ने और भास्कराचार्य ने द्वारा रचित संस्कृत गणितज्ञ ग्रंथ लीलावती को भी फारसी में अनुवाद कर अकबर ने राजकवि फौजी ने किया था। किसने? राजकवि लीलावती पुस्तक को फारसी में। तो ये कुछ इनके परिवर्तन रहे जो अनुवाद करवाए पुस्तकों को। महाभारत को भी इन्होंने पुस्तक में क्या कर दिया? फारसी में अनुवाद किया और उन्होंने कहा कि यह युद्ध की पुस्तक। सुलेख कला। सम्राट अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध सुलेख मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी थे जो इनको असाधारण कलम के लिए जरिंकन कलम स्वर्णिम कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कला का संरक्षण जो था वो अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के अनुसार रहे और शाही कला कार्यशाला में 100 से अधिक कलाकार कार्य करते। अकबर स्वयं कलाकारों से बात करते थे, उनके कामों की निगरानी और मूल्यांकन करते। दसवंत और बसवान अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार रहे। कौन? दसवंत और बसवान, ये अकबर की चित्रकारी थे और बहुत प्रसिद्ध थे। चित्रकला में अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला एक विशिष्ट शैली के रूप में उभरी जिसमें कि फारसी और भारतीय परंपराओं का मिश्रण था और हजम जानामा और जैसी प्रमुख योजनाएं अनूठी कला शैली के विकास को प्रदर्शित करती है। सिक्के। इन्होंने अकबर ने सोने और चांदी के तांबे के सिक्के जारी किए। इन्हें मुहर, रुपया, दाम, पल्लू या टंका कहा जाता था। सोने और चांदी के सिक्के लगभग 11 से 11.5 ग्राम के मानक मानक वजन में उनके मूल्य वर्ग के साथ जारी किए गए थे और दाम या फलू का वजन 20 ग्राम का था। ठीक है, तो ये कुछ सिक्के रहे हैं, तो सिक्कों को भी समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछ लिए जाए। आइए समझते हैं नवरत्नों के बारे में। अकबर के नवरत्न। अकबर नवरत्न। आइए आगे बढ़ते हैं। अकबर के जो नवरत्न रहे हैं वो प्रमुख रहे हैं, उनमें से ये सारी चीजें उनके प्रशासनिक। तो अबुल फजल जो थे अकबरनामा आईने अकबरी के लेखक हैं। आईने अकबरी लेखक कौन है? अबुल फजल हैं, जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार और सलाहकार थे। फैजी रहे वो प्रसिद्ध फारसी कवि और अबुल फजल के भाई जो कि कविराज कहलाते। तानसेन जो थे महान शास्त्रीय संगीतकार जो थे, ध्रुपद गायन और नए रागों के लिए प्रसिद्ध थे। तानसेन के बारे में आप समझ। बीरबल जो थे अपनी बुद्ध चतुरता और हाजिर जवाब के लिए प्रसिद्ध, अकबर के प्रमुख सलाहकार भी थे। राजा टोडरमल अकबर के विद्र मंत्री, रेवेन्यू मिनिस्टर थे, भू राजस्व के दहसाला पद्धति को लागू करते थे। और वहीं राजा मानसिंह जो थे अकबर के सबसे भरोसेमंद सैन्य कमांडर और सेनापति रहते थे। जो भी युद्ध होते थे वो मानसिंह के थे। और अब्दुल रहीम खाना खाने खान महान कवि और बैरम खान के पुत्र थे और हिंदी दोहे के लिए प्रसिद्ध थे। और अब्दुल रहीम खान फकीर आजियाउद्दीन अकबर के प्रमुख सलाहकार और उनकी सूफी रहस्यमय वादियों सलाहकारों के लिए थे। और मुल्ला दो प्याजा अपनी बुद्धिमत्ता और नीति सलाह के लिए जाने वाले अकबर के करीबी दरबारी। तो ये प्रमुख रहे अकबर के नवरत्न, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए कुछ आर्किटेक्चर समझते हैं, क्या क्या इन्होंने निर्माण करवाया। तो वास्तुकला में अकबर की वास्तुकला उनके उदार और सही गुणों को विचारों को दर्शाती है। यह इस्लामी इंडो पैसिफिक शैलियों के उत्कृष्ट मिश्रण से बनाई गई। उनकी इमारतों को मुख्य रूप से लाल बलुई पत्थर से उपयोग में गए निर्माण के सामग्री के रूप में किया गया। उनकी वास्तुकला संबंधित कुछ इस प्रकार है। आगरा का किला। आगरा के किला में ऐतिहासिक किला है जिसे आगरा किला अकबरी के नाम से जाना जाता है। यूनेस्को विश्व धरोहर में भी ये स्थल जुड़ा हुआ है। आइए अब एक एक करके समझते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण इसने किया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी के मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में बनवाया था। इसमें विजयनगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल है। बुलंद दरवाजा ये लाल किले के पीले बलुए पत्थर से बने हैं। इसमें सफेद संगमरमर की नक्काशी की गई जिसका निर्माण अकबर द्वारा गुजरात के विजय समृद्धि में किया गया। जामा मस्जिद एक केंद्रीय आंगन, 3 मेहराब ग्वालियर के है। गुब्बदा
संगमरमर काली और नक्शे से देखने के जोधाबाई महल के परिसर बड़ी इमारतें हैं जिसे दीवारी शादी और मेहराबदार मार्ग में छतें मुल्तान से मंगवाई गई थी, चमकदार नीली टाइलों से ढकी हुई हैं। दीवान एक खास या विशिष्ट प्रशासनिक भवन के लिए था और आयताकार रूपरेखा में बना हुआ और रेलिंग वाले पुल जुड़े हुए हैं। छत छठी हुई छत सपाट है और पंचमहल ये एक पंचमहल इमारत है जिसमें अनूठे स्तंभ एवं गुंबददार और उनके नीचे घटित होने स्तर है। ठीक है। और गोविंद देव मंदिर इसका निर्माण वृंदावन में अकबर के दरबार के प्रमुख सरदार राजा मानसिंह ने मुगल सम्राट के सहयोग से करवाया था। और नीलकंठ मंदिर जो था ये भारत दिल खुशा, इसका अर्थ है मन को प्रसन्न करने वाले का निर्माण। इसलिए इसके मध्य प्रदेश के मांडू में निर्मित एक मुगल शैली का मंदिर है। इसका निर्माण मुगल अकबर ने आदिल राज्यपाल शाह बदशाह ने 1574 में हिंदू पत्नी महारानी मरियम उज जमानी जिन्हें जोधाबाई के नाम से जाना जाता है उनके लिए करवाया था। और अकबर की मृत्यु अब यहाँ से अंत होता है। अकबर का निधन होता है 25 अक्टूबर 1605 में आगरा में पेचिश के कारण। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के 2/3 हिस्से को अपने राज्य में शामिल किया। इसमें अफगानिस्तान, कश्मीर, वर्तमान में भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। अकबर को उनकी प्रजा ने ब्रह्मांड का स्वामी घोषित किया था और उनकी मकबरा आगरा के उत्तर पश्चिम में सिकंदरा में स्थित है। उनके बाद उनके पुत्र आते हैं, जहांगीर शासक बनते हैं। तो आज की जो जितनी भी सारी जानकारी रही आज हम खत्म की है। आपको क्लास कैसी लगी है? अगर आपको पसंद आई तो क्लास में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा। और पिछली क्लास में हम पढ़ेंगे जहांगीर जो इनके पुत्र रहे हैं उसका भी प्रशासन कैसा रहा है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।